नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2025 में जारी किए गए मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 क्या हैं। सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसमें 1 से लेकर 60 तक पूरे नियम दिए गए हैं। मैं बिंदुवार आपको बताऊंगा कि अवकाश किस प्रकार से आवेदित होगा और किस प्रकार से स्वीकृत किए जाएंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, ये नियम मध्य प्रदेश राजपत्र में 24 नवंबर 2025 को प्रकाशित हुए हैं। इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 है और यह 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। दूसरा जो नियम है वह है प्रयुक्ति का क्षेत्र। इसका तात्पर्य यह है कि यह किन पर लागू होंगे, तो यह मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के ऊपर लागू होंगे जो सिविल सेवाओं में पदस्थ हैं। साथ में इसमें यह भी दिया गया है किंतु ये नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे। जो पहला पॉइंट इसमें दिया है वह है आकस्मिक या दैनिक दर पर अंशकालिक नियोजन में नियुक्त व्यक्ति पर, आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले व्यक्ति, कार्यभारी स्थापना में नियुक्त व्यक्ति, जहां संविदा में अन्यथा उपबंधित हो को छोड़कर संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, इन सभी पर ये लागू नहीं होंगे। साथ में ऐसे व्यक्ति जिनके लिए संविधान के उपबंधों तथा तत्समय प्रभावशील किसी अन्य नियम के अधीन अथवा द्वारा विशेष उपबंधों का निर्माण किया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिन्हें अन्य नियम जिनके ऊपर लागू हैं उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होंगे। केंद्र सरकार तथा अन्य स्रोत से राज्य सरकार के विभाग में प्रतिनियुक्त कार्यरत व्यक्ति और अखिल भारतीय सेवा के जो सदस्य हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे। उसके बाद जो नियम नंबर 3 में बताया गया है परिभाषाएं कि सेवा का पूर्ण वर्ष या 1 वर्ष की निरंतर सेवा से क्या अभिप्राय है। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो सेवा का पूर्ण वर्ष या 1 वर्ष की निरंतर सेवा से तात्पर्य है कि उसके अंदर अवकाश अगर यदि स्वीकृत है तो सेवा की जो अवधि है उसमें अवकाश को सम्मिलित करके उसको जोड़ा जाएगा। वही सेवानिवृत्ति की जो तिथि है उसका तात्पर्य ये है कि जब व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है तो जो उसकी माह की सेवानिवृत्त होने वाले वर्ष का जो माह होता है जिस माह को रिटायर होना है, जो उसकी जन्म तिथि होती है उसके अंतिम दिवस को सेवानिवृत्ति की तिथि माना जाता है। प्रपत्र से अभिप्राय है इन नियमों के साथ जो संलग्न प्रपत्र है वह है अकार्य दिवस। ये इंपॉर्टेंट है। अकार्य दिवस से अभिप्रेत है वह दिवस या अवधि जिसमें शासकीय सेवक कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहा हो तथा उस दिवस या अवधि हेतु अवकाश स्वीकृत ना किया गया हो। यह अवधि सेवा के किसी भी प्रयोजन के लिए अहम मान्य नहीं होंगे। अकार्य दिवस का मतलब यह है कि जब शासकीय कर्मचारी के पास कोई भी अवकाश उपलब्ध नहीं रहता है या फिर उसको कह सकते हैं कि अवकाश चाहे उपलब्ध हो चाहे अवकाश उपलब्ध ना हो, लेकिन जब वो जानबूझकर अनुपस्थित रहता है तो उसको जो है अकार्य दिवस के रूप में माना जाता है और उसकी जो सेवा की जो है मान्य उस समय की अवधि जो है मान्य नहीं की जाएगी। शासकीय सेवक से तो आपको मैंने बता ही दिया, शासकीय सेवक मतलब मध्य प्रदेश शासन के जो शासकीय सेवक, उसी प्रकार से ये तो सब चीज़ें आपको पता ही है, आप जानते ही हैं कि अवकाश विभाग क्या है जो स्वीकृत करता है, वो अवकाश विभाग हो जाएगा। अब देखते हैं नियम नंबर 4। इसके अंदर दिया हुआ है कि अस्थायी स्थानांतरण पर या बाह्य सेवा पर शासकीय सेवक। इसका तात्पर्य यह है जब शासकीय सेवक अस्थायी स्थानांतरण पर या बाह्य सेवा पर हो तब इन नियमों के जो है लागू होंगे जो वर्तमान में नियम चल रहे हैं। मतलब अस्थायी रूप से वो गया हुआ है तो उस पर यही नियम लागू होंगे जो उस पर जाने से पहले लागू थे। उसी प्रकार से नियम 5 में ये बताया गया है अन्य अवकाश नियमों द्वारा शासित सेवाओं तथा अथवा पदों से स्थानांतरण। कहने का तात्पर्य यह है 4 और 5 में कि जब कोई शासकीय सेवक अस्थायी रूप से अन्य सेवा पर स्थानांतरित हो तो उस पर पूर्व के वह अवकाश नियम लागू होंगे, लेकिन यदि स्थायी तौर पर नियुक्त होता है तो पहले से संचित अवकाश का उपभोग पहले किया जाएगा। उसके बाद नए विभाग में जो नियम लागू हैं वह लागू होंगे। आगे देखते हैं अवकाश का अधिकार। अवकाश के अधिकार के नियम 6 के उपनियम 1 में बताया गया है कि अवकाश की मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकेगी। साथ ही दूसरा जो बिंदु है जब लोक सेवा में ऐसा किया जाना आवश्यक प्रतीत होगी किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत करता सक्षम प्राधिकारी द्वारा अमान्य या निरस्त किया जा सकेगा, किंतु शासकीय सेवा के लिखित अनुरोध के सिवाय उस प्राधिकारी छूट नहीं होगी कि वह किसी प्रकार के देय तथा आवेदित अवकाश को परिवर्तित कर सके। इसका कहने का मतलब यह है
ये अवकाश जो है अधिकार नहीं है, उसको निरस्त या अमान्य किया जा सकता है। और यदि जो व्यक्ति या शासकीय कर्मचारी आवेदन करता है, उस आवेदन को परिवर्तित करने का अधिकार केवल उसके लिखित अनुमति के बिना ही जो है परिवर्तित किया जा सकता है। यदि वह लिखित में आवेदन करता है तभी उसको परिवर्तित किया जा सकता है, अन्यथा की स्थिति में जो स्वीकृत करता सक्षम प्राधिकारी होता है वह उसको परिवर्तित नहीं कर सकता। परंतु इसका उद्देश्य यह नहीं है कि शासकीय सेवा के अवकाश के अधिकार को कम किया जाए। अवकाश स्वीकृत करता अधिकारी को अवकाश स्वीकृत करने का ऐसा व्यवस्था बनाना चाहिए जिससे आवश्यकता अनुसार समस्त शासकीय सेवक अवकाश का लाभ ले सकें और शासकीय कार्य भी सुचारू रूप से चल सके। कहने का मतलब यह है कि बिना मतलब के, बिना किसी ठोस कारण के जो है उसको निरस्त या अमान्य नहीं करना है। जो स्वीकृत करता अधिकारी है उसकी ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि जो शासकीय कार्यालय के सभी लोग हैं बारी बारी से अवकाश का लाभ ले सकें, जिससे कार्य जो है सुचारू रूप से चल सके। आगे देखते हैं नियम नंबर 7, अवकाश के दावे का नियमन। शासकीय सेवा का अवकाश का दावा तत्समय प्रबद्ध उन नियमों से जो अवकाश स्वीकृत करने में लागू थे तथा तत्समय अवकाश लेखे में शेष अवकाश से विनियमित होगा। इसका कहने का मतलब ये है क्योंकि अभी ये जो है नियम 1 जनवरी 2026 से लागू है, लेकिन 2025 में किसी ने आवेदन किया है, मान लीजिए कि 30 दिसंबर को किसी ने आवेदन किया है। इसका तात्पर्य यह है कि जब स्वीकृत करता अधिकारी जिस समय उसको स्वीकृत कर रहा है उस समय जो नियम लागू हैं, क्योंकि ये नियम तो 1 तारीख से लागू होंगे, 1 जनवरी 2026 से लागू हैं, लेकिन कोई व्यक्ति 31 दिसंबर या 30 दिसंबर को स्वीकृत होता है आवेदन, तो जो पुराने नियम के हिसाब से है उसको विनियमित किया जाएगा, नए नियम के हिसाब से नहीं। लेकिन जब कोई व्यक्ति 1 जनवरी 2026 या उसके बाद आवेदन करता है और उसको स्वीकृत करता अधिकारी स्वीकृत करता है तो फिर जो है नए नियम के अंतर्गत उसको लिया जाएगा। नियम नंबर 8 है, इसमें पदच्युति, निष्कासन या त्यागपत्र से जमा अवकाश पर प्रभाव। इसमें पहला है, जहां शासकीय सेवक पदच्युत या निष्कासित किया जाता है या शासकीय सेवा से त्यागपत्र दे देता है तो ऐसी पदच्युत, निष्कासन, त्यागपत्र के दिनांक से जमा अवकाश का दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब किसी व्यक्ति को, जिस शासकीय कर्मचारी को पदच्युत या निष्कासित किया जाता है तो जो उसके जमा अवकाश होते हैं उस पर जो उसका दावा समाप्त हो जाता है। वहीं अगर दूसरी बात करें, जहां शासकीय सेवक प्रयत्क कार्यालय अथवा विभाग के बाहर राज्य शासन के अधीन ही किसी अन्य पद के लिए आवेदन करे और यदि ऐसा आवेदन उचित माध्यम से अग्रेषित किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति या शासकीय कर्मचारी जब किसी अन्य पद पर, आपने देखा होगा कि कहीं पे दूसरा एग्ज़ाम देने के बाद वह है जो उच्च पद पर चला जाता है और उसको नियमानुसार वह अनुमति लेकर जाता है और उसको त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है, तो उसके बाद जो उसके जमा लेखा है उनको समाप्त नहीं किया जाएगा। तीसरा बिंदु, जहां शासकीय सेवा से पद निष्कासित किया जाता है और फिर अपील या परीक्षण पर पुनः स्थापित किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को निष्कासित या पदच्युत कर दिया जाता है और उसके बाद वह कोर्ट के माध्यम से वापस पुनः आता है तो उस स्थिति में भी उसके जमा लेखे जो है उसको वापस दिए जाएंगे और जो कोर्ट का जो आदेश होगा, जो समय अवधि जिसमें ये लेट हो गया है, जिसमें कोर्ट केस चल रहा होता है, जिस समय वह पे सस्पेंड होता है, तो उस अवधि को जो कोर्ट के आदेश के हिसाब से विनियमित किया जा सकेगा। वहीं अगर बात करें शासकीय सेवक जो क्षतिपूर्वक असमर्थ पेंशन या उपदान पर सेवानिवृत्त होकर पुनर्नियुक्त किया जाता है तथा उसकी सेवा पूर्व की सेवा पेंशन हेतु गणना में लेने की अनुमति दी जाती है तो उसे अवकाश हेतु उसकी पूर्व की सेवा को गणना में लेने की पात्रता होगी। यहाँ भी कहने का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति क्षतिपूर्वक असमर्थ पेंशन या उपदान पर सेवानिवृत्त हो जाता है, लेकिन जब उसको पुनर्नियुक्त किया जाता है और उसकी पहले की जो सेवा है उसको मान्य किया जाता है तो उसके अवकाश लेखा जो है उसका वे लाभ बाद में भी पूर्व की अवधि का उठा सकता है। इसी प्रकार शासकीय सेवक छटनी के कारण राज्य शासन के ही एक विभाग से दूसरे विभाग में पदस्थ होता है एवं पिछली सेवा को मान्य किया जाता है तब पिछली सेवा के अवकाश की भी आय की सेवा में गणना होगी। जब छटनी एक विभाग से दूसरे विभाग में जाता है तब भी जो है उसको मान्य किया जाता है तो वह उसको जो है पिछली सेवा के अवकाश की भी आगे की सेवा में जो है वो गणना होगी उसकी। आगे देखते हैं नियम नंबर 9 में एक प्रकार के अवकाश का दूसरे प्रकार के अवकाश में परिवर्तन। जैसे कि अभी अपन ने नियम 6 में देखा है कि शासकीय सेवा के लिखित आवेदन पर जिस प्राधिकारी ने उसे अवकाश स्वीकृत किया है वह भूतलक्षी प्रभाव से उसे विभिन्न प्रकार अवकाश में जो उसे अवकाश स्वीकृत के समय दे तथा स्वीकार्य था परिवर्तित कर सके, लेकिन ऐसे परिवर्तन है तो शासकीय सेवा अधिकारी दावा नहीं कर सकता। नियम 6 में अपन ने ये देखा था कि जब कोई शासकीय सेवक स्वयं ये कहता है कि मेरे अवकाश में परिवर्तित कर दिया जाए
तभी उसके स्वीकृतकर्ता अधिकारी जो है उसके ऊपर विचार करेगा या उसको परिवर्तित कर सकेगा, बिना लिखित अनुमति के नहीं करेगा। भूत लक्ष्य प्रभाव का मतलब यह है किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि ज़्यादा अर्जित अवकाश उसने ले लिया है, मान लीजिए कि कोई कार्य था उसको, तो उसने 5 अर्जित अवकाश ले लिए, लेकिन उसको लगा कि मेरा काम 2 दिन में ही हो गया है, तो वापस आ सकता है, तो उस अवधि को कम किया जा सकता है भूत लक्ष्य प्रभाव से। परंतु ऐसा आवेदन समिति शासकीय सेवक द्वारा अवकाश का लाभ लेने के पश्चात कर्तव्य पर उपस्थित होने के 15 दिवस के भीतर अवकाश स्वीकृत कर अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। लेकिन जब वह कर्तव्य पर आ जाता है तो 15 दिवस के अंदर ही उसको इस प्रकार का आवेदन पुनः प्रस्तुत करना होगा। परंतु यह और कि शासकीय सेवक के सेवानिवृत्त अथवा सेवामुक्त होने के पश्चात पूर्व स्वीकृत अवकाश को अन्य प्रकार का अवकाश परिवर्तित नहीं किया जाता। लेकिन जब कोई व्यक्ति कोई अवकाश के लिए जो है आवेदन देता है, लेकिन फिर वो है सेवानिवृत्त हो जाता है या फिर सेवा मुक्त हो जाता है, उसके बाद उसके अवकाश का जो आवेदन है जो परिवर्तित करने वाला, उसके ऊपर जो है विचार नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं, शासकीय सेवक को अंतिम रूप से स्वीकृत किए गए अवकाश के आधार पर एक प्रकार के अवकाश का दूसरे प्रकार के दूसरे में परिवर्तन वेतन के समय के दिन होगा, अर्थात उससे अधिक भुगतान की राशि वसूल की जाएगी और उसे देय बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो अवकाश में परिवर्तन हो रहा है, तो इसके अंदर यदि मान लीजिए कि परिवर्तन होने के बाद उसको अधिक राशि दे दी गई या कम राशि दी गई, अधिक राशि दी गई तो वसूली कर ली जाएगी और कम राशि दी गई है तो फिर उसको जो है उसका भुगतान किया जाएगा। नियम नंबर 10 में देखते हैं भिन्न प्रकार के अवकाश का संयोजन। इन नियमों में अन्यथा उल्लंघन के सिवाय इन नियमों के अधीन किसी भिन्न प्रकार का अवकाश किसी दूसरे प्रकार के अवकाश के संयोजन में अथवा उसके तारतम्य में स्वीकृत किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है किसी व्यक्ति के पास कि एक प्रकार का अवकाश को दूसरे प्रकार के अवकाश के संयोजन में या उसके होने की प्रत्याशा में उसके तारतम्य में स्वीकृत किया जा सकता है। इसमें ये उदाहरण भी दिया हुआ है, परंतु शासकीय सेवक द्वारा किसी कार्य दिवस को दोपहर बाद के लिए आधे दिवस का आकस्मिक अवकाश को वो किया गया और वह अगले दिन अस्वस्थता कार्य में उपस्थित ना हो सका हो एवं अस्वस्थता पर आधारित अन्य प्रकार का अवकाश लेना पड़ता है, तब आधे दिवस के आकस्मिक अवकाश को अस्वस्थता पर आधारित अन्य प्रकार का अवकाश के साथ जोड़ा जा सका। ये इसके जो है इन्हें उदाहरण के रूप में दिया हुआ है। निरंतर अवकाश की अधिकतम अवधि। शासकीय सेवक को 5 वर्षों से अधिक निरंतर अवधि का किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता। ये स्पष्ट कह दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो है निरंतर 5 वर्ष का अवकाश ले सकता है, लेकिन जब तक कि राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में अन्यथा विनिश्चय ना करे, कोई शासकीय सेवक जो 5 वर्ष से अधिक की अवधि तक बाह्य सेवा को छोड़कर कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है, चाहे वह अवकाश पर हो या ना हो, उसके बारे में माना जाएगा कि उसने शासकीय सेवा से त्यागपत्र दे दिया है। यदि वह कोई व्यक्ति बिना राज्यपाल की अनुमति के 5 वर्ष से अधिक सेवा पर अनुपस्थित रहता है, तब उसको ये माना जाएगा कि वह जो है शासकीय सेवा से त्यागपत्र दे दिया गया है। परंतु इसमें शासकीय सेवा का अनुपस्थिति के कारणों को स्पष्ट करने के लिए उचित अवसर प्रदान किया जाएगा, लेकिन उसको जो है एक अवसर दिया जाएगा कि वह जो है अपना कारण प्रस्तुत कर सके। परंतु यह नियम उस स्थिति पर लागू नहीं होगा जिसमें अवकाश चिकित्सीय प्रमाण पत्र किसी विकलांग तक संबंध में लिया गया है। लेकिन जहाँ पर व्यक्ति को जो अवकाश दिया गया है वह यदि चिकित्सीय प्रमाण पत्र या विकलांगता के आधार पर है, तो फिर ये जो नियम जो है लागू नहीं होगा। आगे देखते हैं, अवकाश पर रहते हुए सेवा या नियोजन स्वीकार करना। कोई भी शासकीय सेवक उस शासकीय सेवक के अलावा जिसे सीमित निजी व्यवसाय करने की अनुमति दी गई है अथवा जिसे सामयिक साहित्यिक कार्य या परीक्षक के रूप में सेवा अथवा ऐसे ही अन्य कार्य करने की अनुमति दी गई है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर किसी व्यक्ति को केवल अनुमति ही दी जाती है अन्य प्रकार के नियोजन या अन्य प्रकार की सेवा स्वीकार करने की, तब तक जो है अन्य प्रकार अवकाश अवधि के दौरान वो तो ना तो कहीं सेवा दे सकता है ना ही कोई नियोजन स्वीकार कर सकता है। लेकिन इसमें कुछ सिचुएशन है कि यदि नियोजन भारत के बाहर है तो वहाँ राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता होगी, वहीं अगर नियोजन भारत के अंदर है तो राज्य शासन की अनुमति से वह सेवा जो है ले सकता है। लेकिन साथ में ये भी इन्होंने कहा है दूसरे नंबर में, अवकाश पर रहते हुए किसी शासकीय सेवक को साधारणतया अन्य कोई सेवा या नियोजन ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये भी इन्हें साथ में कहा है। अध्याय 3 में देखते हैं अवकाश की स्वीकृति एवं अवकाश से वापसी। नियम क्रमांक 13,
अवकाश के लिए आवेदन। अवकाश के लिए आवेदन किस प्रकार से होगा, इसमें बताया गया है, अवकाश अथवा अवकाश में वृद्धि हेतु आवेदन प्रपत्र 1 में ऐसे अवकाश की स्वीकृति अथवा वृद्धि स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी को नियत समय सीमा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसमें क्या है कि एक प्रपत्र 1 दे दिया गया है, उसमें ही आपको जो है आवेदन प्रस्तुत करना है 1 जनवरी 2026 के बाद से। प्रपत्र 1 आपको कहाँ मिलेगा, वह मैं उसकी जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वह आप उसमें देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बाद में जो है आप उसको आराम से ले सकते हैं। दूसरे पॉइंट में बताया गया है, अस्वस्थता के अलावा अन्य किसी आधार पर अवकाश है तो आवेदन कम से कम अवकाश तिथि से 3 सप्ताह पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी स्वविवेक से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र को स्वीकार कर सकेगा। मतलब 3 हफ्ता पहले आपको किसी भी अवकाश के लिए आवेदन करना होगा, चिकित्सीय जो अवकाश होता है उसके अलावा। हालांकि जो स्वविवेक से जो है सक्षम जो प्राधिकारी है वह स्वविवेक से विलंब से होने वाले प्राप्त भी जो है विचार कर सकेगा, उनको स्वीकार कर सकेगा। परंतु जहाँ कोई शासकीय सेवक किसी विकलांगता अथवा अन्य परिस्थिति कारण आवेदन या चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, वहाँ ऐसा आवेदन या चिकित्सा प्रमाण शासकीय सेवक की ओर से निम्न के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। जहाँ पर शासकीय सेवक के साथ ऐसा हो जाए कि वह विकलांग या फिर ऐसा कोई मेडिकल कारण हो जाए शासकीय सेवक की, वह स्वयं जो आवेदन जो है नहीं कर सकता, तो शासकीय सेवक का जीवन साथी या अविवाहित शासकीय सेवक के मामले में माता या पिता या शासकीय सेवक की संतान या भाई या बहन जिसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली, वयस्क होना चाहिए, वह जो है आवेदन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, कोई भी व्यक्ति जिसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का 49 की धारा 14 के अनुसार शासकीय सेवक का सीमित संरक्षण सौंपा गया है, इस प्रकार प्रस्तुत आवेदन शासकीय सेवक द्वारा स्वयं बनाया या प्रस्तुत किया जाएगा। मान लो जो दिव्यांगजन वाली स्थिति होती है तो वहाँ पे भी जिस व्यक्ति को संरक्षण प्राप्त है वह आवेदन कर सकता है, और ऐसा माना जाएगा कि शासकीय सेवक ने स्वयं ही आवेदन प्रस्तुत किया है। अवकाश लेखा। आगे देखते हैं, प्रत्येक शासकीय सेवक के लिए कार्यालय प्रमुख जिस कार्यालय में शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका संधारित की जाती है द्वारा प्रपत्र 2 में अवकाश लेखा रखा जाएगा। सेम एक प्रपत्र 2 भी आया हुआ है अवकाश लेखा को रखने के लिए, वह भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अवकाश की पात्रता का सत्यापन। शासकीय सेवक को तब तक कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि अवकाश लेखा रखने वाले प्राधिकारी से उसकी पात्रता के संबंध में सत्यापन ना हो जाए। कहने का मतलब ये है कि पहले वह पात्रता का जो है पूछेगा, अपने जो भी लेखा रख रहा है उनसे स्वीकृत करता अधिकारी कि इनके पास जो है उपलब्ध है कि नहीं है, उसके बाद ही स्वीकृत किया जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ निश्चित परिचय में अवकाश स्वीकृत ना किए जाना। उस शासकीय सेवा को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा जिसे दंड देने वाले सक्षम प्राधिकारी ने शासकीय सेवा से पदच्युत करने, हटाने अथवा अनिवार्य सेवा निवृत्त करने का निश्चय कर लिया है। शासकीय सेवा को निलंबन काल में कोई भी अवकाश दे नहीं होगा। ठीक है, जब कोई शासकीय कर्मचारी के बारे में यह निर्णय कर लिया जाता है कि इनको पदच्युत करना है, इनको हटाना है या इनको अनिवार्य सेवानिवृत्त करना है, उसके उस समय अगर ये निश्चय कर लिया गया तब वह आवेदन करता है तो उसको जो है स्वीकृत नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं 17, चिकित्सा प्रमाण पत्र पर शासकीय सेवक को अवकाश की स्वीकृति। शासकीय सेवक द्वारा अथवा नियम 13 के अनुसार प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर दिए गए अवकाश हेतु आवेदन पत्र के साथ पंजीकृत चिकित्सा मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा प्रपत्र 3 में दिए गए चिकित्सा प्रमाण का संलग्न किया जाएगा। देखिए यहाँ नियम 13 से मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है या मेडिकल लीव पर जाता है या अपंगता की एक्सीडेंट कुछ ऐसा कुछ होता है तो या तो वह स्वयं या फिर उसके जो परिजन है, जैसा कि मैंने बताया था, माता पिता, हस्बैंड वाइफ या फिर भाई बहन, वह जो है वो उनका कहने का मतलब ये है कि नियम 13 अनुसार जो है प्रस्तुत करता है। ठीक है, उसे बीमारी की प्रकृति तथा संभावित अवधि का जहाँ तक संभव हो स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। ऐसा प्रार्थना पत्र जहाँ तक संभव हो अवकाश के पहले अथवा अवकाश अवधि के प्रारंभ होने के साथ जिसके लिए अवकाश आवेदित है प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब ये है कि अवकाश के पहले या अवकाश अवधि के प्रारंभ होने के साथ ही उसको प्रस्तुत कर देना चाहिए, मतलब समय पर प्रस्तुत कर देना चाहिए। परंतु अपवादी परिस्थिति में जहाँ शासकीय सेवा के लिए उस समय सीमा के भीतर यथोचित आवेदन प्रस्तुत करना संभव ना हो, वहाँ आवेदित अवकाश के प्रारंभ होने के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब ये है, कहने का मतलब कि अवकाश प्रारंभ होने के पहले या अवकाश जब प्रारंभ हो चुका है तब आवेदन करना चाहिए। नहीं भी हो पाया तो अवकाश जब प्रारंभ होता है उसके 7 दिवस के अंदर करना चाहिए। लेकिन तभी भी नहीं हो पाया मान लीजिए, क्योंकि ये चिकित्सा प्रमाण पत्र का मामला है, परंतु यह और कि अपवादिक मामलों में जहाँ अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि शासकीय सेवा का समय
सीमा के अंदर यथोचित रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना संभव नहीं था, न स्वविवेक से आवेदित अवकाश की अवधि प्रारंभ होने की दिनांक से ऐसे शासकीय सेवक द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुतिकरण में 7 दिवस से अधिक समय के विलंब को क्षमा कर सकेगा। मान लीजिए 7 दिवस तक भी वह आवेदन और ये चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाया, तो उसके बाद भी जो उसने आवेदन दे रहा है उसके ऊपर भी विचार किया जा सकेगा और इस अवधि को जो है वो क्षमा किया जा सकेगा। आगे देखते हैं, चिकित्सा अधिकारी ऐसे किसी प्रकरण में अवकाश स्वीकृत करने अनुशंसा नहीं करेगा जिसमें यथोचित प्रत्याशा प्रकट नहीं होती कि संबंधित शासकीय सेवक अपना कार्य ग्रहण करने हेतु कभी भी कार्य करने योग्य फिट होगा। और ऐसे अवकाश कभी भी कार्य करने योग्य होगा। और ऐसे प्रकरण में चिकित्सा प्रमाण पत्र यह भी अंकित किया जाना चाहिए कि शासकीय सेवा है तो अस्थायी रूप से अयोग्य है। कहने का मतलब ये है कि जो स्वीकृतकर्ता अधिकारी है उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब कोई शासकीय सेवक, तभी आप उसको मतलब कि मेडिकल या फिर चिकित्सा प्रमाण पत्र देना है, लघु अवकाश तभी देना है जब वह उसके आने की प्रत्याशा हो। ये नहीं कि जैसे कि वह पूर्ण रूप से अयोग्य है उसके बाद भी उसको स्वीकृत, इसलिए उसको जो है एक बार चिकित्सक से परामर्श कर लेना चाहिए। अवकाश स्वीकृत करने वाला ये इसमें यही लिखा हुआ है कि ये सिविल सर्जन पद से कम का ना हो। 3 नंबर में 4 नंबर में लिखा हुआ है कि उसमें अपना अभिमत भी स्पष्ट करना चाहिए। शासकीय चिकित्सा ये चिकित्सा अधिकारी के लिए है। उसके बाद फिर ये 6वां नियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अवकाश स्वीकृत करता सक्षम प्राधिकारी स्वविवेक से अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र जो एक समय में 7 दिन से अधिक का नहीं है के मामले में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से छूट प्रदान कर सकता है। तथा यदि ऐसा अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र पर नहीं माना जाएगा तथा चिकित्सा अवकाश के अलावा अन्य अवकाश के विरुद्ध विकलित किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब कोई शासकीय कर्मचारी चिकित्सा प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करा पाता है तो उसको चिकित्सा आधार पर ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा, लेकिन जो है चिकित्सा के आधार पर नहीं दिया जाएगा। वह जो उसके अन्य अवकाश है उसमें जो है उसको अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन अन्य जो अवकाश हैं उसके आधार पर उसको अवकाश स्वीकृत किया जाएगा यदि वह चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है। तो उस शासकीय सेवक को अवकाश जिसके कार्य पर स्वस्थ होकर वापस आने की कोई संभावना न हो। यहाँ पे 2 स्थितियाँ इसमें दी हुई है। पहला है जब कोई चिकित्सा प्राधिकारी ये राय प्रकट करे कि इसकी कोई संभावना नहीं है कि शासकीय से कभी भी अपना कार्य ग्रहण के योग्य होगा, तो ऐसे शासकीय सेवक को सामान्य रूप से अवकाश सामान्य नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब उसको ऐसा बता दिया जाता है कि अभी नहीं आ पाएगा तो एकदम से ये नहीं कि उसको अमान्य कर दिया जाए। उसमें कुछ सिचुएशन है, कुछ स्थिति है, वह देखते हैं आगे। यदि अवकाश की पात्रता हो तो निम्नलिखित शर्तों पर अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। पहला, यदि चिकित्सा प्राधिकारी निश्चित रूप से कहने में असमर्थ हो कि शासकीय से फिर कभी भी सेवा हेतु योग्य नहीं होगा तो कुल 12 महीने से अधिक अवधि का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है बिना किसी चिकित्सा अधिकारी के पुनः संदर्भित किए ऐसे अवकाश आगे नहीं बढ़ा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब जो चिकित्सा अधिकारी है वह स्पष्ट रूप से ये कहने में असमर्थ हो कि हाँ यह सेवा योग्य नहीं रहेंगे, तब जो है 12 महीने से कम अवधि का जो है अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। और उसके बाद जो उसके बढ़ाने की अवधि है वह वापस जो है चिकित्सक की सलाह के बाद ही उसको बढ़ाया जाएगा। साथ में यह दूसरा नंबर, यदि शासकीय सेवक को कोई चिकित्सा अधिकारी आगे सेवा के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त घोषित करे तो चिकित्सा प्राधिकारी से प्रतिनिधि प्राप्त होने के बाद ही उसे अवकाश अथवा अवकाश में वृद्धि स्वीकृत की जाएगी। परंतु चिकित्सा प्राधिकारी की सूचना की दिनांक से आगे कार्य की किसी अवधि के साथ अवकाश लेखे में विकलित अवकाश की अवधि 6 महीने से अधिक नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई शासकीय सेवक आगे सेवा के लिए पूर्णतः स्थायी तौर पर अनुपयुक्त घोषित करे तो जो है उसको जो है आगे फिर उसको नहीं बढ़ाना है। शासकीय सेवक जिसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे की सेवा हेतु पूर्णतः तथा स्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया गया है। अब ये दूसरी स्थिति ने बताई है, यदि वह कर्तव्य पर है, उसके कर्तव्य में कार्य में होने की दिनांक से सेवा से अनुपयुक्त माना जाएगा जिसकी व्यवस्था चिकित्सा प्राधिकारी की रिपोर्ट के प्रारूप अवलंबन की जानी। यदि उसे नियम 1 के अधीन अवकाश स्वीकृत किया है तो ऐसे अवकाश की समाप्ति पर अनुपयुक्त माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई चिकित्सा अवकाश पर जाता है उसके बाद फिर यह पता चलता है कि ये जो शासकीय सेवक को जो है अब आगे शासकीय सेवा में नियुक्त होने के लिए जो है अनुपयुक्त घोषित किया गया है, मतलब योग्य नहीं है शासकीय सेवा कर पाएगा, तो जो पहले से स्वीकृत आवेदन है उसकी समाप्ति के बाद उसको अनुपयुक्त माना जाएगा, वह जो है उसकी सेवा काल में जोड़ा जाएगा।
यदि वह पहले से अवकाश पर है और यदि उसने उपनियम 1 के अधीन कोई अवकाश अथवा अवकाश में वृद्धि स्वीकृत की गई तो उसे समाप्ति पर सेवा से अनुपयुक्त माना जाएगा। मान लीजिए यदि वृद्धि भी हो गई है मान लीजिए और उसके बाद वह अनुपयुक्त घोषित होता है तो जो वृद्धि वाला जो अवकाश है उसकी समाप्ति के बाद उसको अनुपयुक्त माना जाएगा। आगे देखते हैं अवकाश का प्रारंभ और अंत। नियम 20 में यथा उपबंधित के सिवाय साधारणतः अवकाश उस दिन से प्रारंभ होगा जिस दिन कार्यभार सौंपा जाए तथा उस दिन के पहले समाप्त होगा जब कार्यभार ग्रहण किया जाए। कहने का मतलब ये है कि अवकाश का प्रारंभ और अंत कब होगा, तो जाहिर सी बात है जब वो अवकाश उसका स्वीकृत हो जाता है और उसका कार्यभार किसी और को ग्रहण कर दे दिया जाता है, सौंप दिया जाता है, तब से जो है काउंटिंग होगी। और अंत वह होगा जब वह उपस्थित हो रहा है उसके जस्ट पहले। अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाश का संयोजन। नियम नंबर 20 में दिया है उन प्रकरणों को छोड़कर जहाँ प्रशासनिक कारण से अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकरण विशेष रूप से अवकाश के पूर्व बाद में अवकाश को जोड़ने की अनुमति नहीं दी है। जिस दिन शासकीय सेवा का अवकाश प्रारंभ होता है उस दिन के ठीक पहले दिन अथवा जिस दिन अवकाश समाप्त होता है उसके ठीक दूसरे दिन सार्वजनिक अवकाश है या सार्वजनिक अवकाश श्रृंखला है तो शासकीय सेवा अवकाश के पूर्व के दिन अपना मुख्यालय छोड़ सकता है अथवा अपने मुख्यालय पर ऐसी सार्वजनिक अवकाश या अवकाश श्रृंखला के बाद आने वाले दिन वापस लौट सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई वह अवकाश लेता है और उसके पहले भी अवकाश हो, साधारण अवकाश हो और उसके बाद में भी साधारण अवकाश हो, तो वह व्यक्ति साधारण अवकाश जब शुरू होता है तब वह मुख्यालय छोड़ सकता है और जब वह वापस आएगा तो जब उसका साधारण अवकाश बाद में ख़त्म हो रहा है तब वह वापस आ सकता है और उसकी काउंटिंग होगी जिस दिन वह अवकाश लेता है तब। लेकिन यह जो है साधारण स्थिति की बात है। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि जैसे आचार संहिता चल रही है और इस प्रकार से आपको मुख्यालय पर रहने का आपको लिए निर्देश दिए गए हैं और आपको केवल अनुमति दी गई है तो फिर आप अवकाश में ही अनुपस्थित रह सकते हैं। उसमें फिर यह नहीं रहेगा कि बाद और पहले वाले अवकाश में भी आपको मुख्यालय पर रहना ही होता है। आगे देखते हैं जब किसी शासकीय सेवक को बीमार प्रणीत किया जाता है तो जिस दिन से बीमार प्रणीत किया गया है उसके पूर्व का दिन यदि सार्वजनिक अवकाश है तो वह अवकाश के साथ जोड़ा जाएगा और तथा उसके बाद के दिन अवकाश आता है तो वह अवकाश का भाग माना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो मेडिकल लीव होती है उसमें इसमें यह है जो है दिया गया है इसके अंदर नियम के अंदर कि जब मान लीजिए कोई बीमार होता है उसके अवकाश के साथ उसके पहले वाले अवकाश को साथ जोड़ा जाएगा और उसके जो बाद वाले अवकाश जो है उसको भी अवकाश का भाग माना जाएगा यदि साधारण अवकाश है तो। आगे देखते हैं जब कोई शासकीय सेवक कार्य करने योग्य प्रमाणित किया जाता है जिस दिन वह कार्य करने योग्य हुआ है उसके पश्चात पड़ने वाला अवकाश के साथ जोड़ा जाएगा तथा कार्य करने योग्य फिट होने के दिन के पूर्व के अवकाश के साथ जोड़ा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे अनफिट होने की बात थी अब वहाँ पर फिट होने में भी यही है कि यदि मान लीजिए वह जिस दिन वह कार्य करने योग्य हुआ है तो उसके पश्चात पड़ने वाला अवकाश के साथ जो है जोड़ा जाएगा और कार्य करने योग्य फिट होने के दिन के पूर्व के अवकाश के साथ भी उसको जोड़ा जाएगा। यदि अवकाश के पूर्व सार्वजनिक अवकाश जोड़े जाते हैं तो अवकाश तथा तत्संबंधी वेतन भत्तों की पुनर्व्यवस्था का प्रभाव सार्वजनिक अवकाशों के बाद के दिन से होगा। कहने का मतलब ये है कि जब सार्वजनिक अवकाश जोड़े जाते हैं तब अवकाश तथा जो वेतन का जो निर्धारण होता है पुनर्व्यवस्था का जो प्रभाव होता है उसमें सार्वजनिक अवकाशों के बाद के दिन से होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको वह वेतन नहीं दिया जाएगा, बाद के वेतन से होगा। यदि अवकाश के बाद सार्वजनिक अवकाश जोड़े जाते हैं तो अवकाश की समाप्ति तथा तत्संबंधी वेतन एवं भत्तों की पुनर्व्यवस्था का प्रभाव उस दिन से होगा जिस दिन सार्वजनिक अवकाश न जोड़े जाते तो अवकाश समाप्ति होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो पूरा 20 नंबर है उसमें यह बताया गया है कि आपको जो है उसका एक सार बस ये है कि मान लीजिए कि जो सरकार है वह आपको अवकाश का वेतन नहीं देगी। सीधी सी बात यह है कि अवकाश का वेतन नहीं देगी यदि अवकाश पड़ता है और उसके बाद जब उनको देने की बात आ रही है तो वह अगले कार्य दिवस में जब अवकाश समाप्त हो जाता है तब से वो निर्धारित करेगी और जब वह काटने की बारी होगी तो वो क्या करेंगे आपके अवकाश का भी जो है कट कर लिया जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें पूरे 60 नियम है। मैंने यह वीडियो का एक भाग है जिसके अंदर मैंने आपको 20 नियम तक बताए गए हुए हैं। शेष जो है आपको अगले वीडियो में अगले भाग में मिलेगा। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वह आपको आसानी से मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।